हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। आज के इस वीडियो में इस केस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो क्या वो लॉ कंप्लीटली वॉइड हो जाता है? क्या वो स्टैट्यूट बुक से ही हट जाता है या फिर बस कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने डेवलप की डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। सिंपल वर्ड्स में समझे तो लॉ कंप्लीटली डेड नहीं होता, सिर्फ उस पर फंडामेंटल राइट्स का शेडो या एक्लिप्स आ जाता है। जैसे कि सन ग्रहण के वक्त पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, बस कुछ टाइम के लिए ढक जाता है, वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरी तरीके से वैनिश नहीं होता, बस वो डोरमेंट या इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये डॉक्ट्रिन आर्टिकल 13 के कॉन्टेक्स्ट में ही जनरली यूज होती है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने जितने भी लॉज हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो वो लॉज वॉइड हो जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। पर ये लॉज वॉइड एब इनिशियो नहीं होते, यानी कि पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड रहते हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए भी ये वैलिड रहते हैं, और फ्यूचर में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट रिमूव हो जाए तो ये वापस रिवाइव हो जाते हैं। यानी ये क्लॉज सिर्फ अप्लाई होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। और अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की बात करें तो ये अप्लाई होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 स्टेट को मना करता है कि वो आगे ऐसे कोई लॉज ना बनाए जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। अगर स्टेट ऐसे लॉज बनाती है तो वो वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, यानी कि शुरू से ही इनवैलिड, और इनको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू भी रिवाइव नहीं किया जाता। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन बाद में इस पॉइंट पर काफी कंफ्यूजन होने लगी और लेटर जजमेंट में इसके कुछ एक्सेप्शंस भी ड्रॉ किए, स्पेशली स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में। इससे रिलेटेड सबसे पहला केस था बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि लॉज कंप्लीटली वॉइड नहीं होते, बस वो सिटीजन्स के लिए अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं। तो इस केस में 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 6 को अमेंड किया गया था और स्टेट मोनोपोली को वैलिड बना दिया गया था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन हट गया, वो पुराने लॉज फिर से रिवाइव हो गए, जिससे ये प्रूव होता है द लॉ वाज एक्लिप्स्ड, नॉट डेड। Once the shadow was removed, it will become operative again. इसके बाद आता है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उस पर अप्लाई ही नहीं होगा। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिवाइव नहीं किया जा सकता, पर अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग तो था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट केस आया स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ये केस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को और डीपली एक्सप्लेन करता है। इस केस में बताया गया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर कंडीशन में वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे। बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 के प्रोविजंस को चैलेंज किया गया। ये एक्ट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज से कंट्रीब्यूशन को लेकर लेबर वेलफेयर फंड बनाता था। कंपनी ने आर्ग्यू किया कि ये आर्टिकल 19 के राइट्स को वायलेट करता था, जो सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है, पर कंपनी खुद सिटीजन नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर लॉ आर्टिकल 19 को वायलेट करता है तो क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा या सिर्फ सिटीजन्स के अगेंस्ट ही वॉइड होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीटली नलिफाइड नहीं माना जाएगा। अगर कोई लॉ आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है तो वो सिर्फ सिटीजन्स के अगेंस्ट वॉइड होगा, नॉन सिटीजन्स के अगेंस्ट वो वैलिड रहेगा, यानी कि पूरी तरीके से डेड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो वॉइड वर्ड यूज करा गया है उसका मतलब हर सिटीजन के लिए वॉइड नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए वॉइड होगा जिनके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अंबिका मिल्स केस ने ये क्लैरिफाई किया कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर सिचुएशन में नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता। ये डॉक्ट्रिन ऑफ
एक्लिप्स का एक्सटेंडेड एप्लीकेशन था। कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया कि कुछ सिचुएशंस में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पार्शियली अलाइव रह सकता है। और इसके बाद आया एल जगन्नाथ वर्सेस ऑथराइज्ड ऑफिसर का केस। ये केस लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। इस केस में पिटिशनर ने ये चैलेंज किया कि लैंड रिफॉर्म लॉज उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कंप्लीटली वॉइड है। बाद में इन एक्ट्स को 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाल दिया गया। और आपको पता ही होगा, आर्टिकल 13 क्लॉज बी के थ्रू 9th शेड्यूल में रखे गए लॉज को प्रोटेक्शन मिल जाता है इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन ये था, क्या 9th शेड्यूल में इंक्लूड करने के बाद ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वैलिड हो जाएंगे? तो इस केस में लैंड रिफॉर्म लॉज को 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया था, जिससे उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। इसलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वापस आ गई और उसे ओरिजिनल डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिड माना गया। पर आप सोचोगे, मैम अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही, क्या प्री और पोस्ट दोनों पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होता है? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया दुलारे लोध वर्सेस 3rd एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के केस। हुआ ये था, लैंडलॉर्ड ने 1971 में टेनेंट दुलारे लोध के अगेंस्ट इंजेक्टमेंट सूट फाइल कर दिया। इंजेक्टमेंट बेसिकली रॉन्गफुल ओनर्स जैसे कि ट्रेसपासर से रिकवरी ऑफ रियल प्रॉपर्टी का सूट होता है। तो इस केस में कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में डिक्री पास कर दी, यानी कि टेनेंट को डिस्पोजेस कर दिया। जब डिक्री पेंडिंग थी तब ही यूपी अर्बन बिल्डिंग्स रेगुलेशन ऑफ लेंटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 लागू हो गया। इस एक्ट के सेक्शन 9 ने कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया। इस वजह से लैंडलॉर्ड की डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिक्री शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो नहीं थी, यानी कि वो शुरू से ही इलीगल या डेड नहीं थी, बस एक नए लॉ के आ जाने से वो ओवरशैडो हो गई है। फिर 1976 में लेजिस्लेचर ने एक अमेंडमेंट पास किया। इस अमेंडमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली पुराने डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया, यानी जो लीगल बार डिक्री को एग्जीक्यूट होने से रोक रहा था वो हटा दिया गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने फिर से डिक्री को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। टेनेंट ने इसे चैलेंज कर दिया कि अगर एक बार डिक्री इनएग्जीक्यूटिव हो गई तो उसे वापस रिवाइव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में जजमेंट दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यहाँ पर अप्लाई किया। कोर्ट ने कहा कि 1972 का एक्ट डिक्री को खत्म नहीं करता, डिक्री बस डोरमेंट या इनएक्टिव हो गई थी, वो रिकॉर्ड से कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुई थी। इसलिए लैंडलॉर्ड को दोबारा फ्रेश सूट फाइल करने की जरूरत नहीं थी, पुरानी डिक्री को ही एग्जीक्यूटेबल बना दिया गया। तो दुलारे लोध के केस में ये क्लियरली कह दिया गया कि अगर कोई राइट या डिक्री किसी स्टैट्यूट की वजह से टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाए तो लेटर अमेंडमेंट के थ्रू उसको रिवाइव किया जा सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अमेंडमेंट के थ्रू भी रिवाइव किया जा सकता है। जैसा कि आपने पुराने केसेस में देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही एक्लिप्स को हटाया जा रहा था, पर दुलारे लोध के केस में एक्लिप्स को हटाने के लिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। जिस लॉ पर एक्लिप्स लगा है उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को चेंज करके भी एक्लिप्स को हटाया जा सकता है। तो कंक्लूजन ये है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री और पोस्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर अप्लाई होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जजमेंट समझ आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे और कौन से जजमेंट्स हैं जो आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो। थैंक यू and keep following Ashaya Judiciary for more such content.